हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम लोग कक्षा 12 का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है संबंध एवं फंक्शन ना, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, संबंध एवं फलन हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम आज शुरू करेंगे। दोस्तों, इसको जानने से, इसको पढ़ने से पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 11 में समुच्चय आपने पढ़ा था, समुच्चय सेट थियरी आपने पढ़ा था ना कक्षा 11 में, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर संबंध एवं फलन को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, उसमें उसकी ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर संबंध एवं फलन में पड़ती है। तो जैसा कि संबंध एवं फलन हम लोग जानते हैं, आज शुरू करेंगे। समुच्चय में थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराते हैं। समुच्चय जैसे आपको पता है कि समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर साइड में बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। समुच्चय को अगर लिखना होता है तो ए बराबर हम लिखते हैं क्या, ए ई आई ओ और यू, ये हमारा समुच्चय है। इसको समुच्चय को लिखने का ये तरीका होता है। इसके अंदर जो भी लिखे हुए हैं ये उस समुच्चय के अवयव, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, अवयव कहलाते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, कहलाते हैं। और ये दो नियम से, समुच्चय को हम दो नियम से लिखते हैं। पहली समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी रोस्टर नियम। ठीक है ना, तो समुच्चय निर्माण विधि में ये हमारा कैसा नियम है, ये हमने रोस्टर नियम में लिखा हुआ है। समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये क्या है, देखिए दोस्तों, अगर देखेंगे तो ए ई आई ओ यू स्वर हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है ना, तो इनको अगर हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा। नंबर 1 होता है आपका रिक्त समुच्चय। कैसा होता है, रिक्त समुच्चय। नंबर 1 हमारा होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में क्या होता है, जिस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं आते हैं, यानी समुच्चय में ऐसा समुच्चय जो खाली समुच्चय होता है उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हम प्रदर्शित करते हैं इस वाले चिन्ह से या खाली मझले ब्रैकेट से। ठीक है ना, फाई के चिन्ह से या फिर मझले कोष्ठक के, खाली मझले कोष्ठक के रूप में हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय हमारा होता है जिस समुच्चय के अंदर सिर्फ एक अवयव हो, जिस समुच्चय के अंदर सिर्फ एक अवयव हो उसी को हम कहते हैं एकल समुच्चय। अगला हमारा होता है फ्रेंड परिमित समुच्चय। क्या होता है, परिमित समुच्चय। एकल समुच्चय के अंदर अवयव हमारे से सिर्फ एक अवयव आता है तो इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है ना, अगला हमारा होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है दोस्तों, परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, हम बता सकते हो। ठीक है ना, इसको हम सीमित समुच्चय भी बोलते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो पांच स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जिनको हम बता सकते हैं, ये हो जाता है हमारा परिमित समुच्चय। दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या को निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। इसको असीमित समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या होगा, जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और धन अनंत तक होती हैं। अब हमारी वो सीमा फिक्स नहीं है कि वो कहाँ तक होती है। ठीक है ना, अगर राइट साइड से दाहिनी तरफ से कोई सीमा नहीं दी गई है तो हम ये नहीं बता सकते कि इसकी लिमिट क्या है, ये निश्चित नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। उसके बाद बात आती है दोस्तों घात समुच्चय। घात समुच्चय जानने से पहले हम लोग उप समुच्चय जान लेते हैं। उप समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जैसे दो समुच्चय यहाँ पर हों। ठीक है ना, दो समुच्चय हों तो पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में अगर उपस्थित हैं तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे कि बात को समझिए, अगर ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 है, ये अगर कंडीशन हमारी है तो समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ये उप समुच्चय का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है ना, ये उप समुच्चय कहलाता है और समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब उप समुच्चय ये हो गया। घात समुच्चय क्या होता है कि कोई भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं।
ठीक है ना। किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, वही होता है हमारा घात समुच्चय। और घात समुच्चय को एक शब्द में बताने का तरीका यह होता है, जैसे हमारा ए एक समुच्चय है, ठीक है ना, जिसमें 3 अवयव हैं, तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की घात 3 होगी। 2 की घात अवयवों की संख्या, ठीक है ना। तो 3 अवयव थे इसमें, इसलिए घात हमने 3 कर दिया। तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात 3 का अर्थ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। ये हमारा घात समुच्चय हो गया। समान समुच्चय क्या होता है दोस्तों, आगे बात आती है हमारी समान समुच्चय की। किसकी बात आती है, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, यहाँ भी 2 समुच्चयों की तुलना करते हैं जब एक पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या और अवयव दूसरे समुच्चयों में अवयवों की संख्या और अवयव एक जैसे होते हैं, चाहे उनका क्रम बदला हो या नहीं बदला हो, ठीक है ना। तो वो दोनों समुच्चय एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय भी दिया होता है 1 2 3 बी वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाता, दोनों समुच्चय कैसे होते, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो ये सारे दोस्तों आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेट से। आइए हम अपने टॉपिक में चलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पहला टॉपिक संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले देख लीजिए दोस्तों, इसमें पहले टॉपिक में हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, उस कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए अगर कोई भी संबंध दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध हो, सममित संबंध हो और संक्रमक संबंध हो, तीनों संबंध को अगर सत्यापित करता है दिया गया संबंध, तो वो पूरा संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। आप अभी अभी यहाँ पर देखिए, हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कैसे इसको प्रूव करते हैं। स्वतुल्य संबंध का मतलब कि अगर एक जैसे अवयव संबंध आर के अवयव हैं, ठीक है ना, ए कामा ए अगर आर का अवयव है, जो रिलेशन संबंध आपका दिया रहेगा, जो रिलेशन आपका दिया रहेगा, और ए क्या है, इज एलिमेंट ऑफ ए, समुच्चय ए का कोई अवयव ए है, अगर किसी समुच्चय ए का कोई अवयव ए है और संबंध फलन में संबंध में ए और ए उसका एक अवयव होता है, तब हमारा वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो कब स्वतुल्य होगा, जब दोनों अवयव उसके एक जैसे हों, समान हो। स्वतुल्य मतलब खुद की तुलना करने पर, मतलब जैसे एक जैसे होते हैं, तब वहां पर हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध दोनों एक दूसरे का होता है। दूसरा हमें सिद्ध करना होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है दोस्तों, अगर दिए गए संबंध आर में, जहां ए और बी, यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, ए और बी समुच्चय ए के अवयव हैं, कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, मान लीजिए समुच्चय ए के अगर अवयव क्या हैं, ए और बी हैं, अगर ए और बी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी ए आर का अवयव है और बी कामा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा ए भी आर का अवयव है, तब संबंध कैसा होता है, सममित होता है। और अभी आपको हम विस्तृत बताते हैं। और आगे देखिए तीसरा संबंध क्या होता है, तीसरा हमारा होता है संक्रमक संबंध, ठीक है ना दोस्तों। संक्रमक संबंध क्या होता है, यदि ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा सी इज एलिमेंट ऑफ आर और ए कामा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी हो, बी का सी से संबंध हो और फिर ए का सी से संबंध हो। जैसे हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए अगर किसी समीकरण में ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है, तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो हम डायरेक्टली ए को सी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है संक्रमक संबंध। वही चीज़ यहाँ भी, अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो डायरेक्टली ए का सी से संबंध जरूर होगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड। चलिए आगे ध्यान देते हैं, तब संबंध कैसा होगा, संक्रमक होगा। नोट यहाँ पर देखिए हम क्या है हमारा, यदि संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक संबंध है, यानी कि रिलेशन आर जो दिया रहेगा प्रश्न में, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो, तो संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तो संबंध आर कैसा कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम शब्द आंकिक रूप में देखते हैं। जैसे एक समुच्चय हमारा दिया गया है 1 2 3 4 5, ये हमारा समुच्चय है, ठीक है ना। और संबंध आर दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है ना। आर क्या दिया गया है, 1 2 2 3 1 3 3 2, ठीक है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, या और भी भाई सब नहीं दिया होता है, कुछ दिया होता है, उसी के हिसाब से हमको उसका संबंध बताना होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर हम स्वतुल्य देखें तो स्वतुल्य देखिए, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, तो एक जैसे अवयव मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें स्वतुल्य अवयव है, स्वतुल्य संबंध सत्यापित होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, सममित कैसे होता है। सममित कैसे होता है, देखिए फ्रेंड, 2 3 और 3 2, ए बी एंड बी ए इज एलिमेंट ऑफ क्या, आर,
ठीक है ना। 1 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, 3 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, 4 4 इज एलिमेंट ऑफ आर, 5 5 इज एलिमेंट ऑफ आर। ये प्रूव करता है कि ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। और यहाँ पर 2 3 और 3 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, ये प्रूव करता है कि ये संबंध कैसा है, सममित है। बात समझ में आई। और संक्रमक 1 2 2 3 एंड 1 3 1 2 यानी ए बी, बी सी, ए सी यहाँ पर है, ठीक है ना, इज एलिमेंट ऑफ आर, देन संक्रमक संबंध को सत्यापित करेगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड। चलिए अब हम अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। यही हमें आपको सिद्ध करना है। पूरी पहली प्रश्नावली में आपको तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध से संबंधित क्वेश्चन ही है। आइए हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। कुछ संबंध दिए गए हैं, इसमें हमें सत्यापित करना है कि दिए गए संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक हैं पहले क्वेश्चन में। अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन उसमें यह है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 14 तक दिया है। 1 से लेकर 14 तक हमारे समुच्चय ए के अवयव हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर की परिभाषा क्या दी गई है कि आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है, इस संबंध के लिए और इतने अवयवों के लिए हमें प्रूव करना है कि 3x माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ 3x माइनस वाई 0, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिए, फलन हमारा समीकरण को अब ध्यान देंगे, 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए आएंगे। x कामा x इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए फ्रेंड, 3x माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। 3x में से x घटाएंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब y x के बराबर तो हो नहीं सकता। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर y अलग होगा और x अलग होगा, तो ऐसा यहाँ पर संबंध नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम उसमें से 1 1 लेते हैं तब भी समीकरण को सत्यापित नहीं करेगा, 2 2 लेंगे तब भी समीकरण को सत्यापित नहीं करेगा, 3 3 लेंगे तब भी समीकरण को सत्यापित नहीं करेगा, 4 4 लेंगे तब भी समीकरण को सत्यापित नहीं करेगा। सत्यापित नहीं करेगा का मतलब अगर 1 1 लेंगे तो 1 यहाँ रखिए x के स्थान पर, 1 यहाँ रखिए y के स्थान पर, तो 3 गुणे 1 3 आ जाएगा, माइनस 1 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए संबंध कैसा है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई फ्रेंड। आगे चलिए सम्मित को देखते हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं, ठीक है ना। अब हम संबंध सम्मित के लिए देखेंगे। सम्मित संबंध हमारा x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, ये तो भाई दिया है, कोई किसी का भी ले सकते हैं, 1 2 का ले सकते हैं, 2 3 का ले सकते हैं, 3 4 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 5 कुछ किसी का भी लीजिए, लेकिन उसी को पलट दीजिए। अगर x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर है तो हमारा संबंध क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर हम पलटेंगे वाई कामा x इज एलिमेंट ऑफ आर करेंगे मान लीजिए 1 मिनट के लिए भी तो हमने काटा है, तो 3y माइनस एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, जैसे अगर हमने 1 और 2 को लिया है, मान लीजिए सपोज कीजिए 1 और 2 को लिया है, तो 1 और 2 को रखने पर हमारा अगर 0 आ रहा है बाई चांस, तो 1 और 2 को रखने पर 0 आ रहा है का मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 और 3 को रखने पर 0 आएगा। ठीक, 1 और 3 को रखने पर 0 आएगा, 1 यहाँ रख दीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए, 0 हो गया। लेकिन अगर हम 3 यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे तो 0 हमारा नहीं आएगा। कहने का मतलब यहाँ 1 रखिए, यहाँ 3 रखिए तो 0 के बराबर नहीं आएगा। 9 हो जाएगा, माइनस 1 8 आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए y कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये आर का अवयव नहीं होगा। इसलिए संबंध कैसा होगा, सममित भी नहीं होगा। तो स्वतुल्य नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ। अब आइए संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए देखते हैं फ्रेंड, संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, किसी अवयव को ले सकते हैं, 1 2 को ले लीजिए, ठीक है ना। अब 1 2 को लिए हैं, वो अगर 3x माइनस वाई है, बाई चांस मान लीजिए y कामा z इज एलिमेंट ऑफ आर, बात समझ रहे हैं, y कामा z इज एलिमेंट ऑफ आर। जैसे हमने 1 और 3 लिया, 1 और 3 इसका अवयव है, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 3 रखेंगे, 0 हो जाएगा। अब अगर हमने 3 कामा 9 ले लिया तो भी सत्यापित हो रहा है, ये z हो गया। 3 यहाँ रख देंगे, 3 3 का 9 माइनस 9, 0 हो जाएगा ना। लेकिन अब 1 to 9, 1 कामा 9 लेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। इसको फ्रेंड एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है पूरा, क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। मानते हैं मतलब क्या हो जाएगा, देखिए
3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से दूसरे समीकरण में देखिए, यहाँ पहले समीकरण में 3x माइनस वाई है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं ना। अब ये y बराबर 3x की वैल्यू ला करके हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 3 गुणे y का मान क्या रख देंगे, 3x इज इक्वल माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3 त्रिक का 9x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा, जबकि यहाँ पर हमें लिखना पड़ रहा है 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, जो कि बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर क्या होगा, 9x माइनस जेड। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है कट जाएगा, x कामा जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा। अगर ऐसा है, अगर होता तो संक्रमक संबंध होता, अगर कट गया है नहीं है इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड? तो यही है आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध को सत्यापित करना। हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया है, आपने देखा है। अगर आपको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर, देखो समुच्चय कैसा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अगर ये चीज़ नहीं पता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं और युग्म अभाज्य संख्याओं का हमने एक वीडियो बनाया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड। जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक उसका काम लगेगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ चीज़ें पता भी होंगी आई होप, लेकिन आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को जरूर मिल जाएंगी। ठीक है ना? ठीक, चलते हैं आगे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन में बता देते हैं आपको क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना के प्रयोग में काम में आती हैं। अब अपने दिमाग से आपसे ये सोचिए कि अगर हम गणना करना चाहते हैं, किसी चीज़ को गिनना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है, अपने आप जुबान से 1 निकल जाता है। ठीक, तो 1 से शुरुआत होती है और धन अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, में आर संबंध कैसा है, x कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, x के लिए लिमिट फिक्स कर दिया है, क्या कि x इज इक्वल टू, यानी x इज लेस देन 4, यानी x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए का मतलब 1 से शुरू होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी हमें 3 कंडीशन मिली, 1 और 2 और 3। ठीक, तो यहाँ देखिए हम इसको पहले रोस्टर नियम में लिख लिया है हमने। ठीक है ना? इस संबंध को हमने रोस्टर नियम में लिखा है। 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 + 1 6। ठीक है ना? अब 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 5 + 2 7, 2 7। 3 रखेंगे जब, तो 3 8 आएगा। अब यहाँ के लिए देखिए संबंध कैसे कैसे होते हैं। ठीक, स्वतुल्य संबंध। यहाँ पर देखो फ्रेंड, हमें लिखना भी नहीं पड़ा, बात समझ रहे हैं, यहाँ हमें लिखना भी नहीं पड़ा है, यानी कि हमें वहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि से हमने रोस्टर नियम में बदल लिया, तो हमें सारे अवयव स्पष्ट दिख रहे हैं। इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं दिख रहा है जो एक दूसरे के बराबर हो ना। 1 1 नहीं दिख रहा है, 6 6 नहीं दिख रहा है, 2 2 नहीं दिख रहा है, 7 7 नहीं दिख रहा है, 3 3 नहीं दिख रहा है, 8 8 नहीं दिख रहा है, तो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। हम डायरेक्टली x कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिख सकते हैं, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि अगर यहाँ y था तब y इक्वल टू x प्लस 5 था। अब यहाँ x लिखा है हमने, तो x इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका अवयव ये नहीं होगा, तो संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, सम्मित देखते हैं फ्रेंड। सम्मित देखेंगे, संबंध सम्मित के लिए क्या हो जाएगा, x कामा y मान लीजिए 1 और 6 है जो हमने ऊपर देखा, 1 और 6 2 7 3 8, कोई अवयव ले लीजिए अपने दिमाग में, लेकिन अब उसी को पलट के देखिए क्या उसका अवयव है नहीं है, नहीं है ना, हमें कोई अवयव नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर y बराबर x प्लस 5 है तो x बराबर y प्लस 5 भी होना चाहिए, तब तो हमारा सम्मित होगा। ऐसा अगर नहीं है तो y कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। अगर ऐसा है नहीं है, जो कि कट रहा है, एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध भी नहीं है। अब संक्रमक देख लेते हैं। संक्रमक संबंध के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x कामा y इज एलिमेंट ऑफ आर, अवयव है ऊपर, बाई चांस मान लीजिए y कामा जेड भी इज एलिमेंट ऑफ आर, बिकॉज यहाँ पर है नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर हो भी जाएगा तो, लेकिन x कामा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, क्योंकि z इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये संबंध कैसा है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। आई बात समझ में? ये हुई बात फ्रेंड आपके बाकी क्वेश्चनों की। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या होता है।
हमारा तीसरा क्वेश्चन पहले खंड का। फ्रेंड यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं से करने के लिए दिए हैं, ठीक है ना। हमने अब बाकी क्वेश्चन को हल नहीं किया है। हम आपसे चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समस्या अगर बनेगी तो पार्टिकुलर वीडियो क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कमेंट में जरूर लिखेंगे। फिलहाल हमने क्वेश्चन को लिख रखा है और क्वेश्चन में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड यहाँ पर, और हाँ फ्रेंड बता दूं आपको, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपके फ्रेंड भी जो है वो वीडियो को देखें और अपना सिलेबस कक्षा 12 का गणित का सिलेबस यूपी बोर्ड का स्टार्ट करें और साथ साथ चल सकें, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड और लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन के तीसरे खंड की तरफ। समुच्चय A1 हमारा समुच्चय दिया गया है और संबंध क्या दिया गया है, x, y इज इक्वल टू y x, y सच दैट y भाज्य है x से। बात को समझिएगा, यानी कि जो इसका अवयव होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको विस्तार से बता दूं। देखिए हमने संबंध देखा था कक्षा 11 में, आपने देखा है कि नहीं देखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ा है हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें। यहाँ पर होता है एक रास ए निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही समुच्चय दिया होता है और सबका सबके साथ संबंध देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर एक रास ए निकालेंगे तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6 अवयव हमारे ए में हैं। बात समझिएगा, ए में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। तो एक रास ए में कुल 36 अवयव होंगे, 6 छाक 36। कौन कौन से होंगे, देखिए सबका सबके साथ संबंध देखते हैं। 1 1 1 2 1 3, बात को समझिएगा, थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड। 1 4 1 5 और 1 6, एक का सबके साथ संबंध हो गया। अब 2 का इसी प्रकार सबके साथ संबंध बनाते हैं। 2 1 2 2, बात को समझिएगा फ्रेंड। 2 3 2 4 2 5 2 6, बात समझ में आई। अब 3 का बनाते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक। अब 4 का बनाते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, पेशेंस रखिएगा फ्रेंड। 6 1 6 2 6 3, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी इस संबंध एवं फलन की। 6 4 6 5 और 6 6, ये हमारे इतने संबंध बनेंगे एक राशि के, ठीक है ना। लेकिन जो ये आर हमारा होता है, ये इस संबंधों में से कुछ चीज़ें छांट करके निकाल लेता है। जैसे निकालता क्या है, अब इस सवाल के लिए आर बराबर होगा क्या हमारे इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, यक्स कामा वाई, यानी जो हम यहाँ पर यक्स कामा वाई लिखेंगे उसमें जो वाई होगा वो यक्स से कटने वाला होगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, कटने वाला होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो 1 1 इसका अवयव हो जाएगा, पहला अवयव क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से जरूर विभाजित होती है। 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा और 6 6 भी होगा। बात समझ में आई। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तरफ से देख लेते हैं। 1 1 हो गया, 1 2, 1 से 2 अपने आप कट जाएगा, तो 1 2 भी होगा। 1 3 भी होगा, क्योंकि 1 से 3 भी कट जाएगा। 1 4 भी होगा, क्योंकि 1 से 4 भी कट जाएगा। 1 5 भी होगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। 1 6 होगा, 1 से 6 भी कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, 2 1 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि x से y कटने वाली होनी चाहिए। x से y काटेंगे तो यहाँ इसके लिए 1/2 प्राप्त हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 2 होगा, तो हमने लिख रखा है पहले से। 2 3 नहीं होगा, लेकिन 2 4 होगा, क्योंकि 2 से 4 अपने आप कट जाएगा। 2 5 नहीं होगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 6 होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगला क्या हो जाएगा, 2 6 हो गया। अब यहाँ 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा, लेकिन हमने लिख रखा है। 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा, कट जाएगा। बोलो, 3 6 होगा, लिख रखा है हमने। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए 3 6 के बाद 3 6 कहाँ गया, यहाँ पर है। अब 4 1 नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 होगा जो हमने लिख रखा है, ठीक। 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 भी नहीं होगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 होगा, लेकिन हमने लिख रखा है। 5 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं, 6 6 होगा जो हमने लिख रखा है। अब ये सब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पहले वाले से दूसरे वाले पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहे। तो हमारा जो समुच्चय संबंध, यानी ये जो संबंध दिया है और ये जो समुच्चय दिया है, दोनों के संबंध
संबंध को समेट करके हमें इतने अवयव मिल रहे हैं। अब इतने अवयव में हमें ये सिद्ध बताना है कि समुच्चय आपका स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रमक है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है। सो अगर हम पहला देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कि यक्स कामा यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर बिकॉज 1 कामा 1 इज एलिमेंट ऑफ आर ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी लिख दीजिए वाई यक्स से भाज्य है ना, ये लिखेंगे आपका स्वतुल्य हो जाएगा। तो पहला क्या है, स्वतुल्य है। अब सममित देख लेते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर तो सब मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है तो क्या कहीं देखो 2 1 भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 3 मिला है तो क्या कहीं देखो, क्या कहीं 3 1 भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 4 मिला है, 4 1 नहीं मिला है। 1 5 मिला है, 5 1 नहीं मिला है। 1 6 मिला है लेकिन 6 1 नहीं मिला है। 2 4 मिला है लेकिन 4 2 नहीं मिला है। 2 6 मिला है लेकिन 6 2 नहीं मिला है। और 3 6 मिला है लेकिन 6 3 नहीं मिला है। तो ये हमारा क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य होगा लेकिन सममित नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए देखिए 1 2 मिला है ना, देख लेते हैं कहीं क्या 2 3 भी मिला है, या 2 4 2 5 जो भी हो, तो 2 4 मिला है। यानी कहने का मतलब 1 2 यहाँ पर हो गया और 2 4 यहाँ पर हो गया। अब अगर हमें कहीं 1 और 4 मिल जाए, 1 और 4 मिल जाए तो हमारा ये संक्रमक संबंध होगा, जो कि यहाँ पर है। दिख रहा है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके आंसर में यक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, वाई कामा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स कामा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, तीनों के सामने आप लिखेंगे वाई एक भाज्य है यक्स से, तो आपका क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का निष्कर्ष क्या निकला फ्रेंड, ये पूरा निचोड़ है उसका, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यही आपको हर सवाल में करना है। बस समस्या यही होती है कि कुछ सवाल में आपका ए नहीं दिया होता है, जहाँ ये नहीं दिया होता है वहाँ हम प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं, या फिर कोई समीकरण दिया होता है उसके हिसाब से हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब आइए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन में समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड, मैंने बताया आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक क्या है, ठीक है ना, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस अनंत से धन अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक, सारी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब यहाँ देखो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z में, कोई समुच्चय क्या है, पूर्णांक है, यानी जो समुच्चय दिया है वो भी क्या है, पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर कोई फिक्स कर दिया था, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, यानी माइनस अनंत से धन अनंत तक की सभी संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए r हमारा क्या है, संबंध दिया है यक्स कामा वाई यक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिए बहुत सरल है फ्रेंड। कोई भी पूर्णांक अगर हमारे पास है तो पूर्णांकों को चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कोई भी लीजिए, क्योंकि पूर्णांक माइनस अनंत से धन अनंत तक थोड़े नहीं होते फ्रेंड, बहुत सारे संख्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा 1 1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 5 5 भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो स्वतुल्य होगा जरूर, ठीक है ना, स्वतुल्य होगा जरूर। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स कामा यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि यक्स माइनस यक्स एक पूर्णांक है, क्योंकि किसी भी संख्या में से स्वयं की संख्या घटा देंगे तो 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है, और 0 एक पूर्णांक होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हम देखेंगे सममित के लिए यक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, यक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, तो आगे क्या लिखा जाएगा, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब वाई में से यक्स घटाएंगे वो भी एक पूर्णांक होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे चूंकि वाई माइनस यक्स एक पूर्णांक है, ठीक है ना, वाई माइन कामा यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये सममित हो जाएगा। और इसी प्रकार आप संक्रमक संबंध भी बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। आप यही चीज़ें जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर दिया है, इस सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। क्या, यक्स कामा यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और आगे फलन लिख दीजिएगा। अगर है बराबर तो बराबर लिखिएगा, अगर बराबर नहीं है तो काट दीजिएगा, समझते रहिएगा बस। सममित का फॉर्मेट हमने रखा है यक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये चीज़ होगा। अगर बराबर है तो यहाँ बराबर रहेगा, अगर सममित संबंध सिद्ध करता रहेगा तो ये एलिमेंट होगा, और ये भी बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो इसको काट दीजिएगा। सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, थोड़े से में आप इसका पूरा
नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। सेम वही चीज़ संक्रमक में भी सीधा सीधा हमने फॉर्मेट रखा है आपको, ठीक है ना। अब जैसे हमने वो क्वेश्चन मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया कि a माइनस बी एक क्या है, पूर्णांक है। तो अगर हमें संक्रमक प्रूव करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे हमें स्वतुल्य प्रूव करना है तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए x कामा x इज एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि वहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, वहाँ a और b है ना, तो a कामा b इज एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे, क्योंकि a का माइनस a एक पूर्णांक है, स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित में आएंगे तो a कामा b इज एलिमेंट ऑफ आर, आगे तीर लगा के लिखेंगे कि a माइनस b एक पूर्णांक है। फिर नीचे आएंगे y कामा x इज एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे, क्योंकि b माइनस ए उल्टा करके लिखेंगे, b माइनस ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। भाई समझ में आ रही बात ना। अब तीसरा हमारा फॉर्मेट है x माइनस वाई, x कामा y इज एलिमेंट ऑफ आर। तो हमने वो जो समीकरण हमको इस क्वेश्चन में दिया है वो लिखा है। अब आप जिस प्रश्न में रहेंगे उस हिसाब से लिखेंगे। हमारा ये प्रश्न क्या है, x a माइनस बी जो है एक पूर्णांक है। अब यहाँ y कामा a कामा b लिखा है ऊपर, हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे b कामा c इज एलिमेंट ऑफ आर। क्यों, क्योंकि b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। कोई भी लीजिए, पूर्णांक सभी होते हैं, ठीक है ना। तो हम नीचे लिख देंगे लास्ट में a कामा c इज एलिमेंट ऑफ आर। क्यों, क्योंकि a में से c घटाएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मेट है फ्रेंड, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा में, पूरे के नंबर पूरे नंबर आपको जरूर मिलेंगे, एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। अभी चौथा आप कर लेंगे ना, जो भी अभी हमने बताया a माइनस बी वाला, ठीक है ना। x माइनस वाई या a माइनस बी जो भी है फ्रेंड, केवल अंक बदले हैं, वो a माइनस बी और x माइनस वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो हमारे डिजिट है। पांचवा क्वेश्चन आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध आर है। तो हमें बताना है फ्रेंड, इसमें भी क्या बताना है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन संबंध क्या दिया है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बस देखो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपके आंसर दिमाग में घुस जाएगा। कैसे घुस जाएगा, देखो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यक्स और वाई एक ही स्थान, यहाँ विशेषता किसकी है, स्थान की, एक ही स्थान पर अगर कार्य करते हैं तो यक्स भी एक जिस स्थान पर कार्य करता है उसी स्थान पर वाई भी कार्य करता है। तो यक्स स्वयं उसी स्थान पर कार्य कर रहा है। बात समझिएगा, यक्स कामा वाई ये बताता है कि यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। अगर हम यक्स कामा यक्स लिख देंगे तो उसमें गलती क्या है, कुछ नहीं है। यक्स के स्थान पर ही कार्य कर रहा है। वाई अगर यक्स के स्थान पर कार्य कर रहा है, यक्स अगर वाई के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो यक्स स्वयं यक्स के स्थान पर ही कार्य कर रहा है। तो इज एलिमेंट ऑफ आर होगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना। अब दूसरी चीज सम्मित देखते हैं। सम्मित क्या हो जाएगा, यक्स जो है वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। पलट कर भी तो लिख सकते हैं ना। कोई अर्थ में कोई परिवर्तन आया, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं इसमें, और वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं में कोई अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, आगे ये लिख देंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे y कामा यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। बोलो भाई, आगे पलट करके लिख देंगे y तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। बोलो, सम्मित संबंध होगा, ठीक। अब संक्रमक देखिए, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जिस स्थान पर यक्स और वाई कार्य करते हैं उसी स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति जेड कार्य कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब अगर यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो स्थान वही है जहाँ तीनों कार्य कर रहे हैं, तो यक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो संक्रमक संबंध हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये संक्रमक भी होगा। जरूर करिएगा फ्रेंड, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए। कोई समस्या अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। कोई भी प्रकार की समस्या हो, हम आपके हर समस्या का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। आप केवल कमेंट करिए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको उस क्वेश्चन का तुरंत मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। आइए चलते हैं बी वाला क्वेश्चन। इसका बी क्वेश्चन क्या है, आर एक संबंध दिया है, आर बराबर यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। भाई स्थान और मोहल्ला एक ही बात हुई, यहाँ पर कार्य करते थे और यहाँ पर रहते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक जैसे सवाल दोनों हैं फ्रेंड, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, आर संबंध क्या दिया है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स कामा वाई से यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिएगा फ्रेंड, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यक्स
y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ x कामा x इज एलिमेंट ऑफ r नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसके लिखने का मतलब क्या है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन अगर x कामा x लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x स्वयं जो है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़, कोई भी पहाड़ स्वयं से लंबा कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा। बात समझ में आई? स्वतुल्य नहीं हुआ। सममित देखते हैं, अगर x का बड़ा है y से तो y छोटा हुआ। और अगली चीज़ हमको ये दिखाना होगा कि y कामा x इज एलिमेंट ऑफ r, जो कि गलत है कि नहीं है? क्योंकि अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा? बोलो भाई, नहीं होगा ना, वो तो छोटा है। तो ये सममित भी नहीं होगा। अब संक्रमक देखते हैं, अगर x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से और y जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है x से, ठीक है ना। x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। और तीसरा हम लेंगे z, अगर लंबा होगा y से 7 सेंटीमीटर तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। x y मतलब क्या हुआ, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये पहली कंडीशन बताई जब x कामा y लिखेंगे। दूसरी कामा जब y कामा z लिखेंगे तो y बड़ा होगा z से 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर y के स्थान पर y की वैल्यू रखिए, क्या आएगा? y के स्थान पर y की वैल्यू रखेंगे तो z प्लस 7 यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? x बराबर z प्लस 7 और आगे यहाँ पर 7 है। बोलो भाई, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिलेगा? z प्लस 14। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो तीसरा जो संबंध होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू z प्लस 7। तो यानी x कामा z इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। तो हमारा यह संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। r यहाँ संबंध है, x कामा y का संबंध क्या है? x y की पत्नी है। भाई इसको तो आप स्वयं कर सकते हैं। x y की पत्नी है तो इसमें कोई भी संबंध नहीं होगा, जैसे इसमें कोई नहीं हुआ है। x अगर y की पत्नी है तो x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए x कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। बोलो। अब अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए y कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, सम्मित नहीं हुआ। ठीक। और x y की पत्नी है और y z की पत्नी कैसे हो सकती है ना? x अगर y की पत्नी है, x अगर y की पत्नी है तो y पति हुआ, पुरुष हुआ। अब y किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? तो संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। ठीक। सेम वही चीज यहाँ भी है, पिता पुत्र का। ठीक, करिएगा, सेम क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा, अपनी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a कामा b, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रमक है। सेम वही फ्रेंड, मैं बहुत वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, प्रश्नावली को आपको स्वयं हल करना है। मैं सारे क्वेश्चन पर केवल फोकस कर रहा हूँ फ्रेंड। अगर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने लगूंगा तो एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा फ्रेंड। ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं आपको सारी समस्याएं अपने यहाँ अपने प्रश्न को लिख करके समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से फ्रेंड और करिएगा स्वयं से। ठीक है ना। ठीक। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, समुच्चय कैसा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना। में R बराबर एक संबंध दिया है, a इज लेस देन बी स्क्वायर, a कामा b अगर लिखा रहेगा तो। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोई संबंध सत्यापित नहीं होता, सीधी सी बात है फ्रेंड। a इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, बोलो सॉरी a स्क्वायर स्वयं के स्क्वायर से बराबर और छोटा नहीं हो सकता। अगर हमने a को 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है ना। तो बराबर नहीं हो सकता, माने a कामा a इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। ठीक है ना। फॉर्मेट वही रहेगा फ्रेंड, मैंने बार बार समझाया, पहले क्वेश्चन में ले जाकर भी आपको एक बार बता दिया है। ठीक है ना। स्वतुल्य भी नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा क्योंकि b इज लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर हम नहीं लिख सकते। ठीक। तो ये सम्मित भी नहीं होगा। और संक्रमक इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीसरी संख्या और बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। छोटी भी रहेगी या बड़ी ही रहेगी, लेकिन इसलिए इस संबंध को सत्यापित नहीं करेगी। a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू आर लेस देन सी स्क्वायर। ठीक। तो इस बात का ध्यान देंगे, संक्रमक भी नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर सिद्ध करना है किसी चीज़ को तो ये चीज़ तो क्लियर होती है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो समस्या रहती है, इसलिए यहाँ पर एक सावधानी और रखेंगे कि सिद्ध करना है तो आप लोग एकदम तटस्थ रहिए कि हमें फॉर्मेट पर ध्यान देना है। ठीक है ना। ये चीज़ है।
अब जांच कीजिए तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए, यहाँ पर देखिए जांच कीजिए तो हमें पता करना है, ठीक है ना। एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 में r बराबर 1 कामा b कैसा संबंध है, b इज इक्वल टू a प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन पीछे आपने कर चुका है जो आपको लिखा गया था y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको हल करना है। इस क्वेश्चन में कोई भी संबंध सत्यापित नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है ना। हमने आपको पहले का दूसरा क्वेश्चन बताया था, एक सेकंड आप ध्यान दीजिए, यहीं बाएं पेज पर है ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। सेम ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना फ्रेंड। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। कोई भी संबंध सत्यापित नहीं होगा फ्रेंड, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक नज़र। हम यहाँ पर a कामा a इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, ठीक होगा ना। b कामा a इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि a इज इक्वल टू b प्लस 1 नहीं लिख सकते। और अगर यहाँ पर b है यहाँ पर a है तो हम a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r है, ठीक है। अगर b कामा c इज एलिमेंट ऑफ r बाई चांस मान लेते होता भी है, लेकिन तब उस कंडीशन में a कामा c इज एलिमेंट ऑफ r नहीं होगा, इसलिए संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। यहाँ देखिए तीसरे क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है a इज लेस देन आर इक्वल टू b, संबंध हमारा है a इज लेस देन आर इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या होगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू b में क्या होगा फ्रेंड, सिद्ध करना है कि ये कैसा है, परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रमक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। तो ध्यान दीजिए नीचे बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है फ्रेंड। अगर बराबर का चिन्ह लगा है, अब आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा था, लेकिन अगर a 2 हो गया मान लीजिए, तब कोई भी संख्या अपने के वर्ग से बराबर कैसे होगी, नहीं होगी। यहाँ पर बराबर ही लगा है तो a इज इक्वल टू a हो सकता है ना। तो a कामा a इज एलिमेंट ऑफ r होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब संक्रमक भी होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज़ किसी से बराबर या छोटा है और दूसरी चीज़ तीसरे के बराबर या छोटी है, तो पहली चीज़ तीसरे के बराबर या छोटी जरूर हो जाएगी। यानी कि a कामा a इज लेस देन अगर b है और b कामा b इज लेस देन आर इक्वल टू c है, तो a इज लेस देन आर इक्वल टू c जरूर होगा। बात समझ में आई। तो संक्रमक होगा, लेकिन सम्मित क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a जो है b से छोटा है, बाई चांस मान लीजिए a जो है b से छोटा है, तो b भी a से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सम्मित संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे चौथा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या r में r बराबर a कामा b इज सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित व संक्रमक है। तो कोई भी नहीं होगा फ्रेंड। सेम यही क्वेश्चन अभी पीछे आया था, आपको यहाँ पर जहाँ पर बी क्यूब दिया है वहाँ पर बी स्क्वायर दिया था। आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम वही प्रश्न है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, बस यहाँ पर बी स्क्वायर है और इस क्वेश्चन में बी क्यूब है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन थोड़ा सा है, आपको स्वयं करना होगा और स्वयं इसका आंसर लाना होगा। आंसर आप लाइएगा और हाँ, आपको बता दिया जाए कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। आप करेंगे, हमने वहाँ पर बताया था कैसे नहीं है, यहाँ पर आपको स्वयं को करना है, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करो कि समुच्चय 1 2 3 एक समुच्चय दिया है में r बराबर 1 2 और 2 1 हमारा क्या दिया है, r संबंध दिया है। यहाँ पर सीधा रोस्टर नियम में वो दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित केवल प्रूव करना है कि सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड, x कामा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि जो संबंध हमें दिख रहा है इसमें सेम अवयव वाले, समान अवयव वाले कोई भी अवयव नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, ठीक। सीधी सी बात है, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक। अब जब इतना दिया है फ्रेंड तो बहुत आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिर्फ इसमें देखिए, ध्यान लगाइए आंसर। संक्रमक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है। अब 1 कामा 1 अगर होता तो ये संक्रमक हो जाता, बात समझ रहे ना, या 2 3 होता, 1 3 होता तो हो जाता, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये संक्रमक भी नहीं है। ये 1 2 है और 2 1 है, यानी x कामा y इज एलिमेंट ऑफ r और y कामा x इज एलिमेंट ऑफ r ना। तो ये कैसा किसमें आता है, ये सम्मित में आता है। तो हमारा सम्मित है लेकिन संक्रमक और स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करो कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में एक समुच्चय है जिसमें पुस्तकालय की सभी पुस्तकें समाहित हैं, ठीक है ना। R क्या है, x कामा y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। 2 पुस्तक है जिसमें पेजों की संख्या समान है। तो ये भाई आपको सीधा सीधा आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। कहा भी है सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध, अगर कहा है ऐसा कि सिद्ध कीजिए तो सीधी सी बात है तुल्यता संबंध होगा। अब वो आपको सिद्ध करना है। x कामा x इज एलिमेंट ऑफ r होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो पुस्तक हम लेंगे वो स्वयं की पेजों की संख्या के बराबर तो होगी ना,
यहाँ पर एक्स कामा वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसी प्रकार का पीछे आपने प्रश्न किया है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है ना, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको करना है स्वयं। स्वतुल्य हो जाएगा ना, होगा स्वतुल्य। अब एक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब अगर वाई कामा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। तो बात एक ही है, चाहे सीधा कहिए चाहे उल्टा कहिए, तो दोनों सही है, सम्मित भी हुआ। अब संक्रमक भी होगा, क्योंकि अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तीसरी पुस्तक उठाएंगे, वाई से तुलना करेंगे, वाई तथा जेड में पुस्तकों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है, तो एक्स और जेड के पेजों की संख्या भी आपस में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 4 5 एक समुच्चय दिया है, में संबंध a कामा b a माइनस बी सम है, ठीक है ना। a माइनस बी कैसा है, सम है। तो ध्यान दीजिए, एक्स कामा वाई इज एक्स कामा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक और एक ही ले लेते हैं और इसमें रखते हैं तो 1 माइनस 1 का माड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 हमारी सम संख्या होती है कि नहीं होती है। 2 माइनस 2 ले लेंगे, 3 माइनस 3 ले लेंगे, 4 माइनस 4 ले लेंगे, 5 माइनस 5 ले लेंगे, तो इसको हम सत्यापित करेंगे, इसको सत्यापित करेगा तो ये स्वतुल्य होगा। और वैसे भी कहा है, सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, तो तीनों संबंध होने हैं, हमको आपको केवल प्रूव करना है। तो स्वतुल्य हुआ ना। अब हम देखेंगे सम्मित होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम 1 3 लेंगे, 1 3 लेते हैं, ठीक है ना, और 3 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये मापांक की खासियत है। अगर मापांक नहीं होता तो शायद सम्मित नहीं होता, लेकिन मापांक कोई भी संख्या चाहे कैसी भी मिले उसका धनात्मक मान ही प्राप्त होता है। तो अगर हम 1 और 2 को ले रहे हैं, 1 और 3 को ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 1 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, या 3 में से 1 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर मापांक है। -2 आए या +2 आए, बाहर सिर्फ 2 ही आना है। तो x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, और y कामा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर भी होगा, इज एलिमेंट ऑफ आर भी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पर इसको b माइनस ए भी एक क्या होगा, सम संख्या होगा। आई बात समझ में? अब संक्रमक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा वो भी, क्योंकि अगर 1 कामा 3 है, 3 कामा 5 है, तो 1 कामा 5 भी होगा, सीधी सी बात है। अगर 1 3 हमारा एक अवयव है, दूसरा अवयव 1 3 5 है, तो 1 5 भी उसका अवयव होगा, क्योंकि अगर हम इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे या 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, बाहर 2 मिलेगा, 3 इसमें से घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा, सम है, और 1 में से 5 घटाएंगे तब भी सम मिलेगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। आप लोग को कैसे लिखना है आप जानते हैं, x कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, वाई कामा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, और x कामा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। बोलो भाई, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें कुछ और दिया है, हम उसके लिए जगह छोड़ के समझाना चाहते हैं। आगे क्या दिया है वो देखते हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। बात समझिएगा, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? क्योंकि 1 में से देखो तो तीनों विषम हैं, 1 में से 3 घटाएंगे सम संख्या ही प्राप्त होगी, 3 में से 5 घटाएंगे तब भी सम संख्या प्राप्त होगी, 1 में से 5 घटाएंगे तब भी सम संख्या प्राप्त होगी। तो दिए गए संबंध के लिए संतुलित है कि नहीं है? 1 3 5 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी 1 का 3 के साथ संबंध होगा। देखिए हमने लिखा भी 1 का 3 के साथ संबंध है, 1 का 5 3 का 5 के साथ संबंध है, 1 का 5 के साथ संबंध है, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी प्रकार समुच्चय 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 4 लेंगे तब भी सम संख्या आएगी। बोलो भाई, इसमें 2 ही अवयव है, संबंधित हैं। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके किसी भी अवयव के साथ संबंध बनाएंगे तो हमें ये चीज नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सम संख्या। देख लीजिए, 1 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि सम संख्या नहीं है। 1 में से 4 घटाएंगे या 4 में से 1 घटाएंगे, 3 मिलेगा, जो कि सम संख्या नहीं है। 3 में से 2 का संबंध बनाएंगे, सम संख्या नहीं प्राप्त होगा। 5 में से 2 का संबंध बनाएंगे, सम संख्या नहीं प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए ये संबंधित नहीं है। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, सिद्ध करो कि समुच्चय ए बराबर अगर ये दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड एक एक्स एक जेड है, पूर्णांक है, और जो इसकी लिमिट क्या है कि 0 से 12 के बीच में है, यानी ए बराबर x 0 से लेकर के 12 तक की संख्याएं हैं। दिए गए निम्न संबंधों आर में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। सबको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है
a माइनस बी मॉडुलस यानी मापांक 4 का एक गुणज है, यानी 4 से कटने वाली संख्या है। तो प्रूव कीजिएगा, जैसा अभी हमने जस्ट पीछे प्रूव किया है, सम संख्या सेम ऐसे 4 का गुणज होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर संख्या लेंगे a को, हम मान लेंगे a 0 0 तो 4 से कट जाएगी भाई, 0 0 लेंगे 4 से कट जाएगी, 1 1 4 से कट जाएगी, 1 माइनस 1 0 आएगा, 4 से कटेगी, 0 अगर आती है तो 4 से जरूर कटेगी। ठीक, 5 5 लेंगे 4 से कटेगी, तो समतुल्य हुआ, सम्मित भी होगा, क्योंकि हम अगर कुछ भी ले लीजिए फ्रेंड, कुछ भी ले लीजिए, 12 8 ले लीजिए, ठीक, या 8 12 हो गया, 12 8 8 12 ना, परिवर्तन हुआ, उल्टा हुआ है तो सम्मित तो हुई। अब चेक करिए क्या इसका 4 से कटेगी, 12 में से 8 घटाएंगे तब भी 4 से कट जाएगी, 8 में से 12 घटाएंगे तो मापांक बाहर आएगा ना, 4 ही आएगा बाहर, 4 से कट जाएगी। ठीक, और सेम वही चीज़ सतुल्य में होगा। सतुल्य में क्या होगा कि हम 12 8 लिए हैं, 8 4 ले लेते हैं, और 12 4 तो होगा ही होगा, हो गया, ये भी आपका संक्रमक हो गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से इसको भी, ए बराबर बी तो सबसे आसान सवाल है फ्रेंड, ठीक है ना, ए बराबर बी, क्योंकि ये स्वयं के बराबर होती है, ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के भी बराबर होगी, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगी, संक्रमक हो गया। ठीक है ना, और प्रत्येक दशा में यहाँ पर देखिए एक चीज़ और पूछा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। एक से कितने अवयव संबंधित है उसको हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए एक से कितने अवयव संबंधित है, एक से 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे 4 ही आएगा ना, कट जाएगा। 1 9 होगा, 1 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा, जो 4 से कट जाएगा, बस 2 ही अवयव होंगे। और 1 0 होगा, नहीं होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 1 1, 1 में से घटाएंगे 0 आएगा, 4 से कट जाएगा। तो यही 1 से कौन कौन से अवयव संबंधित हैं, 5 9 और 1। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 से स्वयं 1 ही संबंधित होगा। आई बात समझ में, ये हमारा आपका 9वां क्वेश्चन था। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो क्वेश्चन आगे है, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक। तो देखिए हमने एक अवयव मान लिया, हमारा एक अवयव, एक समुच्चय हमारा 5 6 7 है। अब 5 6 7 में देखिए 5 6 और 6 5, अगर संबंध आर ऐसा है तो वो सममित होगा और स्वतुल्य और संक्रमक नहीं होगा। हमें केवल उदाहरण लिखना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए उदाहरण दीजिए, देखिए प्रश्न में ही कहा है कि उदाहरण देना है केवल, तो हमने उदाहरण दे दिया। अब संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित, तो भाई इतने क्वेश्चन में आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक अच्छे से मालूम हो गया होगा, मेरा जहाँ तक विचार है फ्रेंड। अगर नहीं मालूम हुआ है तो आप फिर से वीडियो देखिए और मेहनत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं, संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो देखो हमने एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ए ले लिया और उसका आर क्या बनाया, ए इज लेस देन बी, पीछे आप कर चुके हैं। तो ये देखो संक्रमक होगा लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती, और अगर ए छोटी है बी से तो बी ए से छोटा नहीं होगा, इसलिए सम्मित नहीं होगा। आई बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो, दोनों हों, स्वतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। तो हमने एक समुच्चय ए 4 6 8 ले लिया है, और उसका संबंध कैसा बनाया है, 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8। इसका क्या मतलब हुआ कि स्वतुल्य हुआ, यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो ना, स्वतुल्य हुआ। अब सम्मित कैसे होगा, क्योंकि 4 6 भी है और 6 4 भी है, ठीक है, तो स्वतुल्य हुआ, लेकिन संक्रमक नहीं होगा क्योंकि 4 6 है 6 4 है, ठीक है ना, तो ये संक्रमक नहीं होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इस प्रश्न का चौथा, शायद एक और होगा फ्रेंड, देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, स्वयं स्वतुल्य तथा संक्रमक हो तो सम्मित ना हो, ठीक है ना, किंतु सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो संक्रमक हो। तो देखो हमने एक संबंध ले लिया, अब ये देखिए इसको पीछे आप सिद्ध भी कर चुके हैं, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है ना, जहां पर वो स्वतुल्य था, संक्रमक था, लेकिन सम्मित नहीं था। सम्मित नहीं था क्योंकि उसको छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो बराबर हो सकता है, ए स्वयं के बराबर का चिन्ह है ना, तो हो सकता है, संक्रमक तो होना ही होना है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो 1 2 3 हमने एक समुच्चय ले रखा है, अब उसका हमने रोस्टर नियम में संबंध लिखा है, 1 2 2 1 1 2 2 1 सम्मित हुए, ठीक है ना, 2 3 और 1 3। तो यहाँ देखो 2 1 2 2 3 और 1 3 से आपको क्या मालूम पड़ता है कि ये संक्रमक हुआ, तो सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, लेकिन स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कहीं नहीं मिला है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हमारा क्या है, 11वां क्वेश्चन, सिद्ध करो कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर
पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो इस तरह का पीछे कई क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रेंड, ठीक है ना। P की दूरी Q की दूरी के समान है, यानी मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है, तो मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान, यानी P की दूरी स्वयं के समान जरूर होगी, स्वतुल्य हो जाएगा। अगर P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है तो Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी से समान होगी, ऐसा लिख सकते हैं, तो सममित हो जाएगा। अगर P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तीसरा लेंगे तो हो जाएगा Q की मूल बिंदु से दूरी R की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो अंतिम वाला हो जाएगा P की मूल बिंदु से दूरी R की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी, इसलिए संक्रमक हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है। पुनः सिद्ध करो कि P इज नॉट 0 0, यानी कि P जो है वो 0 0 पर यानी मूल बिंदु पर उपस्थित नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी P एक ऐसा बिंदु है जिससे वृत्त होकर जाता है और वह वृत्त का केंद्र कहाँ पर होता है, मूल बिंदु पर होता है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, P दिया है कि P इज नॉट इक्वल टू 0 0, P इज नॉट इक्वल टू 0 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात P जो है वो बिंदु मूल बिंदु 0 0 पर नहीं है। मूल बिंदु 0 0 से कितनी दूरी पर है, माना K दूरी पर है, तो OP बराबर K हो जाएगा। भाई मूल बिंदु O बराबर 0 0 होगा, O इज इक्वल टू 0 0, और P दिया है P कोई दूसरा बिंदु है, ठीक है ना, जो 0 0 नहीं है, तो OP बराबर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K, जहां पर K कैसा है, अचर है। K कैसा है, अचर है। अब चूंकि P इज नॉट इक्वल टू 0 0, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय इसका क्या होगा, एक वृत्त होगा। भाई वहां से होकर के वृत्त जा सकता है, कोई भी बिंदु हो, अगर केंद्र पर नहीं है और अगर मूल बिंदु पर नहीं है वो बिंदु, ये P बिंदु अगर मूल बिंदु पर नहीं है तो वहां से वृत्त होकर जा सकता है जिसका केंद्र मूल बिंदु रहेगा, ठीक है ना, जिसका केंद्र मूल बिंदु रहेगा तथा P से होकर जाता है, ऐसे वृत्त का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 12वां। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12वां, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय कैसा है, समुच्चय कैसा है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है में ए में R T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है, यानी T1 पहला त्रिभुज है और T2 दूसरा त्रिभुज है, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो इसका हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। यहाँ देखिए तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन है। कैसे, देखो T1 स्वयं T2 के समरूप है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, T1 T2 के समरूप है। अगर T1 T2 के समरूप है तो T1 स्वयं के समरूप तो होगा ना, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप हो। अगर T1 स्वयं के समरूप है, भाई कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो हमारा क्या हो गया फ्रेंड, स्वतुल्य हो गया, ठीक है ना। अगर T1 समरूप T2 है जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो T2 भी T1 के समरूप होगा, सीधी सी बात है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो स्वतुल्य हो जाएगा। अगर कोई भी T1, यहाँ से देखिए, अगर ये चीज़ है जो प्रश्न हमें बता रहा है, T1 T2 के समरूप है, तो हम तीसरा त्रिभुज लेंगे, T2 अगर T3 के समरूप होगा, तो सीधी सी बात है फ्रेंड, T1 जो है वो T3 के समरूप जरूर होगा, ठीक है ना, दिमाग में नोट करके रखिए। ये हमारा यहाँ तक का सिद्ध करना हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न में और कुछ बोल रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और 5, 12, 13 वाले त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, तीनों में कौन, समरूपता का क्या संबंध होता है, समरूपता का संबंध आपको पता होगा तो इसका आंसर फट से बता देंगे। देखिए समरूपता का क्या संबंध होता है, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, कहने का मतलब उनकी संगत भुजाएं का अगर भाग दे दिया जाए परस्पर तो एक ही मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर T1 और T3 को देखिए, 3/6, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 दिख रहा है। T1 त्रिभुज का यहाँ है और T3 त्रिभुज का यहाँ है मान, ठीक है ना। अब यहाँ सभी को हल करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है ना। जबकि ऐसा T1 और T2 तथा T2 और T3 के साथ करने पर ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए T1 और T3 ही एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस पर है, समरूपता पर है, ठीक है ना। इसलिए
T1 और T3 ही हमारे संबंधित है। क्योंकि इनकी भुजा संगत भुजाओं के अनुपात समान है, जो समरूपता की कसौटी का एक नियम है। ठीक है ना कोई फ्रेंड। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 क्या है। P1 P2 का क्या संबंध है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन पीछे आप कई बार कर चुके हैं, समानता वाला। ठीक है ना, समान अगर P1 P2 के समान है तो P1 स्वयं P1 के समान होगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। P1 P2 के समान है तो P2 भी P1 के समान होगा, अंतर कोई नहीं है अर्थ में ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्वतुल्य हो गया और सम्मित हो गया, संक्रमक होगा ही होगा, क्योंकि P1 P2 के समान है। तीसरा हम लेंगे P2 P3 के समान होगा। अगर P1 P2 के समान है, P2 P3 के समान है तो P1 भी P3 के समान होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, के प्रकार से परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध हमारा हो गया। अब हम 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के अगर लंबाई वाले त्रिभुज हैं तो उसका क्या संबंध है। देखिए भुजा 3, 4, 5 जो है, 3, 4, 5 वाली भुजा जो है, 3, 4, 5 भुजा जो हमारी मिल रही है, यहाँ पर प्रश्न में दिया है, वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 होगी। जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इसमें स्पष्टता दिया भी है कि भुजाएं कितनी हैं, 3 हैं। तीनों भुजाओं का माप भी दिया गया है। और ये माप जो दिया गया है, इससे देखिए 3, 4, 5 भुजा वाले जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज ही बनता है। और समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर है तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कैसा होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। 13वां क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा फ्रेंड, आधा हो गया है। बाकी जो हम यहाँ लास्ट में तुल्यता के बाद जो हम बता रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस में, वही आपको यही हिंदी में ही लिखना है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड। ठीक है ना, इसका केवल तर्क ही देना है आपको, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैथ नहीं है। ठीक है ना, इसका केवल तर्क ही देना है, जो मैं आप बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 14वां। देखिए फ्रेंड 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए XY समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में R बराबर क्या है, L1 और L2। देखो संबंध दोनों का क्या है, L1 और L2 का संबंध है कि L1 और L2 दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। ठीक है ना, समांतर संबंध R है तो इसका क्या तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करेंगे फ्रेंड, आराम से सिद्ध करेंगे। L1 अगर L2 के समांतर है तो L1 स्वयं L1 के समांतर होती है। कोई भी L1 जो है L1 के समांतर, L1 जो है वो L1 के समांतर होगा तो सतुल्य हो गया। अगर L1 L2 के समांतर जो प्रश्न में दिया है तो L1 के समांतर हो जाएगा, तो कोई अंतर आया नहीं आया। अब अगर L1 L2 के समांतर है और L2 जो है वो L3 के समांतर है, बात समझिएगा, तो L1 जो है वो L3 के समांतर जरूर होगा। तुल्यता संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है ना फ्रेंड। अब हमारा आगे का क्वेश्चन इसमें क्या है, संख्या y बराबर 2x धन 4, एक रेखा दिया गया है y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, समांतर, यानी कि इस रेखा जो दिया गया है 2x धन 4, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय ही इस प्रश्न में, ठीक है ना, से संबंधित है। इस प्रश्न से क्या है, संबंधित है। तो यहाँ ध्यान दिए, समांतर कौन बताता है, समांतर हमारा सिर्फ यही अंतिम वाला अंक बताता है। क्या बताता है, यही अंतिम वाला अंक हमें समांतर बताता है। y बराबर 2x धन 4 अगर दिया है तो y बराबर 2x धन c का मतलब ये कांस्टेंट है, c के स्थान पर कुछ भी आप रखिए, y और 2x में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बाकी सारी संख्याएं क्या होंगी, इसकी समांतर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ध्यान दीजिए इसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। ठीक है ना, इस रेखा की प्रवणता x का जो गुणांक होगा वही उस रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है ना, प्रवणता 2 है, इसलिए y बराबर 2x धन 4 जो दिया गया है, इससे संबंधित रेखा जो होगी वो y बराबर 2x धन c है, जो जहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 है और उसमें संबंध दिया है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है फ्रेंड, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया है, संबंध दिया गया है, हमको आपको ये बताना है कौन सा सही उत्तर है। देखो R स्वतुल्य है, स्वतुल्य इसमें मिल रहा है फ्रेंड, देखो कहीं पर है स्वतुल्य, 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, 4 4 दिया है, स्वतुल्य है। सम्मित देखो है, सम्मित है 1 2 2 और सम्मित नहीं है फ्रेंड, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 है कहीं पर नहीं है। ठीक है ना, 1 3 नहीं है, 3 2 है, 1 2 है कहीं पर, यह संक्रमक होगा। ठीक है ना,
ठीक है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सममित नहीं है, संक्रमक है। लेकिन ये मतलब पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर अभी हमने देखा तो क्या मिला, स्वतुल्य और संक्रमक मिल रहा है लेकिन सममित नहीं मिल रहा है। स्वतुल्य और संक्रमक कहाँ मिला, स्वतुल्य ये हो गया 1 1 2 2 3 3 और 4 4, हमारा क्या बता रहा है, स्वतुल्य बता रहा है। और अब हम देखेंगे संक्रमक हमारा कहाँ है। संक्रमक हमारा देखो, ध्यान से देखो, 1 3 यहाँ है, 3 2 यहाँ है, और 1 3 हो गया, 3 2 हो गया, तो हमें 1 2 चाहिए यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दोनों हमें क्या बता रहे हैं, संक्रमक बता रहे हैं। तो यही हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो होगा फ्रेंड। क्वेश्चन हमारा अंतिम क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी और ए बी में संबंध क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2, और जहाँ b जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है ना फ्रेंड, 6 से बड़ा है कौन, b द्वारा प्रदत्त संबंध। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड आपको केवल सत्यापित कर लेना, 2 4 संबंधित है, नहीं है, पहले 4 छट जाए क्योंकि 4 b कह रहा है, इसमें 6 से बड़ा होना चाहिए, और जबकि यहाँ b वाला b का मान जो है 6 से छोटा है, तो ये पहले छट गया। ये आता है संबंध में, लेकिन 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो यही हमारा तीसरा वाला उत्तर सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर तीसरा सही होगा, ठीक है फ्रेंड। मेहनत कीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड। आगे से कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा हो, फिलहाल ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था फ्रेंड, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। मेहनत कीजिएगा फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी वीडियो को साथ साथ पढ़ सकें और सिलेबस स्टार्ट कर सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।